बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मैं इस वक्त पटना में हूं और मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्म स्टार, सुपरस्टार, दो ऐसे गायक जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे ये कहें कि कब्जा कर लिया है। मेरे दाईं तरफ हैं मनोज तिवारी और बाएं तरफ हैं दिनेश लाल निरहुआ। मैं दो भाइयों के बीच में शायद दीवार बन गया हूं। कारण यह है कि कुछ देर पहले मनोज जी दिनेश जी को पटका पहना रहे थे कि ये पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। फिर मनोज जी ने कहा अच्छा तो ये दिखना चाहिए, इसको ऐसे लगना चाहिए। तो दो स्टार प्रचारक। देखिए आप कैसे हैं मनोज जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं आप, क्योंकि इतने लंबा अनुभव हो गया है राजनीति में। क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है और बिहार को एक नई उड़ान देने का माहौल है। एनडीए के पक्ष में लोगों का बहुत भाव है। महिलाओं का तो मतलब पूछिए मत। महिलाओं का जो भाव है हम अपने कार्यक्रमों में देखते हैं। बच्चा लेके जमीन पे जगह मिले वहीं बैठ जाए। सब कोई खड़ा बैठे, अगर नीचे खड़ा होके थोड़ा दिखा तो वहीं बैठ जाए दीदी चाची। तो ये तभी होला जब आशा और ज्यादा होके वो हो रहा बाटे। दिनेश जी, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं मेनली, और ऐसे में क्योंकि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़े, सांसद बने, एक बार हार भी गए, लेकिन बिहार आ गए कैंपेन करने। क्या पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है? यहाँ रवि किशन थे, मनोज जी हैं, पवन सिंह है, फिर दिनेश। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इससे ना बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। बहुत लोग ऐसा है बोलते हैं किनकी हो जाएगी? नहीं, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, जो आपके नहीं, दोस्त थे पुराने, जो भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमको हराने के लिए सब आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, छोटे से छोटा चुनाव भी हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो, सांसदी का कोई भी चुनाव हो, हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। हम किसी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, ये हमारा तरीका है कि चुनाव कोई भी हो, हम बाद में ये नहीं कहेंगे कि अरे यार थोड़ा और लगा देना चाहिए था। ऐसा नहीं। कॉर्पोरेशन का हो या लोकसभा का, कोई चुनाव हो, हमारे लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। और वो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको एकदम जो गांव की इकाई है वहां से लेकर के और जो ऊपर की इकाई है वहां तक काम करना पड़ेगा, तो ही हम विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। ये सपना हमारा पूरा हो पाएगा। और इसमें एक बात है, अभी जो आपने प्रश्न किया ना, मैं बीच में जंप कर रहा हूँ। आपका तो अधिकार है। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती को हम समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए समझती है। हम लाठी डंडे से नहीं, हम गन पॉइंट से नहीं, कट्टा संस्कृति में नहीं, हम जंगल राज संस्कृति में नहीं, हम लोकतंत्र की संस्कृति में सबको जोड़ना चाहते हैं। हम इसलिए सबको कहते हैं, पहले हम कहते हैं वोट देना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, तब हम कहते हैं कि हमारा आकलन करिए। हम इसलिए नहीं हमको वोट दे दीजिए, क्यों वोट दीजिए ये बताते हैं। हमारा आकलन करिए, दूसरों का भी आकलन करिए। तो मैं समझता हूं कि निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन, पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, आपके तो पुराने दोस्त हैं। 2020 में आपके कहने पे उन्होंने कैंपेन भी किया, दिल्ली हो कहीं हो। नहीं, वो अब हम लोगों के साथ नहीं है, वो राम विरोधी हो गए हैं। मैं तो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब ये तो मैं क्या बताऊं, वो तो कल तक राम राम ही कर रहे थे वो। अब हमको उस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि महागठबंधन ये कौन सा इसका ऐसा केमिकल है कि वो जैसे ही टच होता है आदमी राम विरोधी हो जाता है, कृष्ण विरोधी हो जाता है, सनातन विरोधी हो जाता है। मुझे एक सीन याद आ रहा है, कन्हैया मित्तल वो कांग्रेस चले गए, फिर वो उनको वापस लाने की जिम्मेदारी जो है वो मनोज तिवारी ने निभाई। अब खेसारी लाल अगर राम विरोधी हो गए
तो कुछ तो जिम्मेदारी बड़े भाई की भूमिका आप निभाई। नहीं, हम तो तब तक निभा सकते हैं ना जब तक या दिनेश लाल यादव हो कि भाई गिरल गिरल गिरल। हम तो सच में कहें तो हमारी बात को उनके जो समर्थक होंगे महागठबंधन के, वो अच्छे से नहीं लेंगे। लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर उधर गिरे माने उस दल में, तो पक्का आप समाज में सच्चरित्र की बात नहीं कर सकते। वो पार्टी नहीं करने देगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि खेसारी हम लोगों के लिए प्रचार नहीं किया है, सबके लिए किया। लेकिन जैसे ही महागठबंधन में गया, राम मंदिर हटा दीजिए, अस्पताल बना दीजिए, इसकी बात है। तो अब तो देखिए, वैसे भी हम लोग बड़े संस्कार और उसके साथ चल रहे। बात यह है जो आपने दिनेश लाल यादव से बात किया कि हम एक एक व्यक्ति को सुने हैं ना कि समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जोर लगा दो। कुछ को मोदी जी, नीतीश जी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी जगा रहे हैं, कुछ को दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी तुम जगा दो। लेकिन दिनेश जी, आपने कहा कुछ लोगों को लगता है कि जितने भोजपुरी स्टार आ रहे हैं, जितने कलाकार आ रहे हैं, वो एक ही आदमी को हराने आ रहे हैं। नहीं, मैं ये उन्होंने ऐसा क्यों सोच लिया, प्रिज्यूम कर लिया? हाँ, वो उतनी ही सोच है, सोच ही वहीं तक है, उससे ऊपर सोचने की ताकत ही नहीं है। भैया जो बात कहा उसको मैं भी समर्थन करते हुए एक बात कहता हूँ। वो कहते हैं कि फिल्मों में वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने मनोज तिवारी से सीखा, उन्होंने रवि किशन से सीखा, निरहुआ से सीखा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये राम मंदिर का विरोध किससे सीखा? अपराधी को जेल में मत डालो, ये किससे सीखा? ये तो हम लोगों ने नहीं सिखाया। दुख होता है। क्यों नहीं दुख होगा कि आप जब बात करते हैं रोजगार की। नहीं, मेरा सवाल ये है, जब खेसारी लाल यादव, जिन्होंने आपसे सीख लिया, मनोज जी से सीख लिया, रवि किशन से सीख लिया, इतना पवन सिंह से सीख गए, ऐसा वो कहते हैं। अगर उसके बाद उनके इस तरीके के बयान आते हैं जो आपके, मनोज जी के, रवि किशन जी के, पवन सिंह के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, दुख होता है। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हो कि आप जो कर रहे हैं, अगर उनका क्या है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू, कि जो अच्छा मिल रहा है वो तो ठीक है, और जहां पे बात आती है आपको जवाबदेही की, तो फिर आप वहां पे सरेंडर कर जाते हो। क्यों? आप जब बात करते हैं रोजगार की कि हमको रोजगार चाहिए, तो हम भी बात करते हैं रोजगार की, और रोजगार देने के लिए सबसे पहले आपके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए। गुंडों में कानून का भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। तब कोई यहां फैक्ट्री लगाएगा, तब कोई यहां व्यापारी आएगा, तब कोई यहां सड़क बनाने आएगा। जब आप ये कह रहे हो कि अपराध किया है और उसको जेल में डाल दोगे तो उसका भी परिवार है, तो अगर अपराधी को जेल में डालेंगे नहीं, अपराधी अपराध करने से डरेगा नहीं, तो रोजगार लगेगा कैसे? तो ये कहां से सीख रहे हो आप? भैया ने जो सवाल किया कि क्या हो जाता है कि जैसे ही महागठबंधन के पास ये लोग जाते हैं, तो जाते इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं, गुंडों को बचाने की भाषा, अपराधियों को बचाने की भाषा। अब ये आप सोचिएगा, ये कितना दुखद उनका बयान है, इस पे आप गहराई से विचार करिएगा कि जिस अयोध्या में पहले महाराजा दशरथ जी के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल बनता है, वहां वाल्मीकि जी के नाम से पहले बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनता है, उसके बाद राम मंदिर बनता है। और ये सवाल करते हैं कि राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनता तो सबका इलाज होता। क्यों भैया? वो जो हॉस्पिटल बना है उसमें इलाज कराने में तुमको कोई दिक्कत है कि राम मंदिर की जगह ही बनना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे राम मंदिर जो भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र ने बनाया था, और एक समय ऐसा आया जब कोई मुगल शासक आया, उसने उसको तोड़ दिया, तोड़ के वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश किया, फिर हमें मौका मिला है, हम अपनी विरासत को वापस बना रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि उस जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये कौन सिखाता है? ये महागठबंधन वाले ऐसी चीजें सिखाते हैं। लेकिन एक चीज है, वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि
अपराधी को छोड़ दीजिए, अपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, ये खेसारी लाल यादव कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो जंगल राज था, अब तो महाजंगल राज आ गया है। अनंत सिंह के ऊपर हत्या का आरोप लग गया, दुलार चंद यादव का, वो जेल में चले गए। नित्य प्रतिदिन जो है हत्याएं हो रही हैं बिहार में, क्राइम रेट बढ़ गया है। जो जंगल राज की बात करते थे उनको महाजंगल राज नहीं दिखाई दे रहे। मैं वही कह रहा हूं कि आज जब कोई अपराध होता है, कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, ताकि लोग डरे अपराध करने से, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। पर एक समय वो था कि इसी बिहार में कोई आके अगर प्रदेश से कमा के, दिल्ली से बॉम्बे से कमा के आके यहाँ 1-2 रूम का क्वार्टर बना रहा है गरीब आदमी, तो उसको 5 लाख फिरौती मांगी जाती थी, 5 लाख पहुंचा दे, और नहीं पहुंचाया तो तेजाब डाल के जला दिया, पूरा बिहार जानता है। उस जंगल राज को ये डिफेंड कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। उस जंगल राज को आप डिफेंड कर रहे हो कि किसी को एक गाड़ी भी खरीदनी है तो उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते थे अपराधियों को। ये वही मतलब बिहार है, उत्तर प्रदेश की सीमा हम क्रॉस करना जैसे ही चाहते थे यहाँ प्रोग्राम के लिए, हमको बॉर्डर पे रोक दिया जाए, 6 बज गया आप नहीं जा सकते। ये वही बिहार था। उस बिहार को एनडीए सरकार ने आज जब इतना सुंदर बना दिया, चमका दिया, रफ्तार पकड़ा दिया, तो अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तुमको मौका मिला था तो तुम लोगों ने इस प्रदेश को जंगल राज बना दिया, गड्ढा बना दिया था। एक कहावत बहुत, पता ना भैया बुरा मत मानिएगा, उस टाइम पे हम लोग यूपी से एक ही कहावत सुनते थे कि जब खम्हा पे लौकी ना बिजली के तार तजनिया बिहार आ गए। ये समय था बिहार का। और आज बिहार में देखिए बाहर है, बिजली की 24 घंटा सुविधा है, ये एनडीए सरकार की देन है। तो ये तो हम लोग कहेंगे ना भैया कि जब जनता हमको मांग रही है तो ऐसे ही थोड़े मांग रही है, काम किया है तब ना मांग रही है। मनोज जी, एक सवाल ये है कि वो जंगल राज और महाजंगल राज की बात कर रहे हैं। मुझे पता चला आपकी गाड़ी पे भी पथराव हो गया, निरहुआ जी की भी गाड़ी पे कुछ शायद पथराव हुआ। हाँ, मेरी गाड़ी पे तो अटैक हुआ पूरा, मतलब मेरे रोड शो में। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है क्या? नहीं, कानून व्यवस्था तो चुनाव है ना भैया। कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो हम लोगों के पूरे शासन की बात करेंगे, 2005 से लेके 2025 तक। इस 20 साल में भय मुक्त बिहार बना है। रात रात भर लोग चलते हैं। ये जो हाईवे बन रहे, बड़े बड़े पुल बने हैं, जो गया पटना की दूरी घटी है, दीघा पुल बना है, बख्तियारपुर बना है, सिमरिया पुल बना है, कोसी पुल बना है, कोइलवर पुल बना है। ये जो तो मुझे लगता है आपने कभी पुल बिहार में देखे भी नहीं थे जब आप यहाँ रहते थे, जितने आपने गिना दी। जैसे अभी दिनेश जी ने कहा कि तार, बिजली के तार, वैसे ही होता था देश में। कहीं अगर गाड़ी ठक 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 की तो करे बिहार आगे का हो, अरे भाई। और आज मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, जो बिहार की सड़कों की क्वालिटी है वो पूरे देश के किसी राज्य से 20 होगी, 19 नहीं है। और इतने ही नहीं, सड़क के किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन वृक्ष। आप एक क्यूआई डाल के देखिए क्या होता है बिहार में। आप इन सारी चीजों में जो सबसे सुंदर बात हुई है, 3 बिंदु के साथ बिहार आगे बढ़ा है। एक, विकास की धारा, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, विरासत। और तीसरा, बिहार का प्राइड। हिमांशु भाई, मैं आज तक के लोगों से, जितने बिहार के लोग होंगे, वो जब पहले ना अगर बाहर जाके कह दिए, किसी ने पूछ दिया कहां से, तो सोचते थे कि थोड़ा सा हम बस यूपी के बॉर्डर पे ही रहते हैं, ऐसे बोलते थे। इसीलिए मनोज तिवारी जो है बनारस में घर बना लिया। ये वास्तविकता है। हम क्यों हाई स्कूल के बाद चले गए इंटरमीडिएट करने बनारस से? क्यों? क्योंकि हम बोलते भी थे भाई कहाँ के हो, बस यूपी बॉर्डर है ना, अब कंफ्यूज रहो कि बॉर्डर इधर के बॉर्डर उधर है। अब क्या होता है समय के साथ, देखिए नीतीश जी को, जदयू को और भाजपा को बिहार के लोग ऐसे नहीं प्यार कर रहे हैं। क्या 360 डिग्री घुमा है भाई साहब। कल हमें कहा नहीं जाता था, आज हम लोग दुनिया भर में गाना गाते हैं। वो गाना सुना दीजिए ना, जो बिहार के लोग थोड़े, हम बिहारी हैं, संस्कारी। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बिहारी प्राइड। कि माटी को सोना करने
वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अरे हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अरे कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। और अभी तो एक लाइन गाया नहीं, जो अब इस गाने को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कि गीत हम महेंद्र मिसिर, गीत के महेंद्र मिसिर, मंच के भिखारी हैं जी, भिखारी ठाकुर, हाँ हम बिहारी हैं जी। और बिहार ने संवारा एनडीए को, हम बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहार। और ये जब गा रहे हैं ना, जैसे ही गाता हूं लोग गमछा निकालते हैं, मेरे भी स्वभाव में यही हो रहा ना, ऐसे गाया बस। क्योंकि वो किसने किया, ये मोदी जी ने एक दिन ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे कर दिया। हमें लगा ना कि हमारा राजनीति में आने का जो उद्देश्य था उससे ज्यादा मिल गया। प्रधानमंत्री गमछा लहरा रहे, दूसरे वाले तो गमछा रख, दूसरे वालों को दो ही चीज से गड़बड़ी होती, मतलब उनको जलन होती थी, बिहारी राम के नाम, सनातन के नाम, और ऊपर ही गमछा नहीं, बिहारी। अरे आज देश का प्रधानमंत्री टीका भी लगा रहे हैं, गंगा आरती भी कर रहे हैं, केदारनाथ धाम में आसन भी मार रहे हैं, सेना से मिल भी रहे हैं, और बिहार के लिए खजाना खोल दिया है, ले जाओ 125 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए, सड़क टनाटन होनी चाहिए, एक से एक बड़े बड़े ब्रिज, मरीन ड्राइव। मुंबई तो बहुत गए हो हिमांशु जी, सबसे लंबा अगर रिवर लिंक कहीं है तो इस समय वो बिहार में है। एक सवाल है दिनेश जी, मनोज जी ने गा दिया हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं, क्या सारे ही बिहारी ठीक ठाक संस्कारी हैं? क्योंकि कुछ सवाल तो आपने खड़े ही कर दिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि हमारे बिहार ने रफ्तार पकड़ लिया है। आपका तो गाना चुनाव प्रचार का पूरा रफ्तार रफ्तार, देखो बिहार का रफ्तार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, फिर से जनता मांग रही है एनडीए सरकार, रफ्तार पकड़ ली हले बा बिहार, रफ्तार पकड़। गीत है ना, इसमें ये रफ्तार जैसे हम कहते हैं, हमारे नेता शब्द कितने अच्छे चुनते हैं। हमारे कल अमित शाह जी ने बोला, कहीं थे इधर वो बिहार के किसी हिस्से में, सीमांचल, हाँ, बोले कि अब यहीं का बना हुआ गोला हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर में भी उपयोग कर सकती है। डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है बिहार। आप देखिए, अभी विष्णुपाद मंदिर वो कॉरिडोर बनेगा। हमारा महाबोधि का मंदिर, बौद्ध धर्म का वो भूमि, अब वो कॉरिडोर बनेगा। विकास भी, विरासत भी, बिहार का प्राइड भी। देखो भैया, अभी पीछे आप सवाल एक कर रहे थे ना, उस समय मेरा मन कर रहा था, ये इक्का दुक्का लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं अब, जो जाते ही बिगड़ गए। कौन कौन? जो भी गए, कौन कौन भी दिनेश बता। जो गए थे वो कुछ वापस भी आ गए? नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊं आपको जी। जो गए थे कुछ दोस्त आपके, वो वापस आ गए। बिहार के अंदर, बिहार की संस्कृति में आज जो भी व्यक्ति एनडीए का वोट काट भी रहा है ना, वो बिहार का बहुत बड़ा शत्रु है। प्रशांत किशोर, कोई भी हो सर, अगर आप करते हो बिहार से प्यार तो आप एनडीए से कभी नहीं कर सकते इनकार। क्या लाइन है?
सर मैं बता रहा हूं ना कि हम वो देखे हैं। हम आज नहीं, हम लोग आज के 1997 में गाना गाते थे कि नहर पे मास्टर साहेब दिन ही कटाए गईले, पूछ के बिरादर कोनो खास हो, गांव घर खोजे लागल मिलल खेत में मास्टर साहेब के लाश। केवल आज भी वो सोच करके सिहर जाते। उसके बाद भी तेजस्वी बाबू खुद कह रहे हैं कि हम जंगल राज के थे और हैं, रहेंगे। शहाबुद्दीन अमर रहे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोलेगा तो उसके प्रत्याशी और क्या बोलेंगे? अपराधियों को यही बोलेंगे। एक सवाल है, आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार वो एनडीए सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं अभी भी, लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? देखिए मैं बहुत क्लियर कट बोलना चाहता हूं कि जब आप सारे मंत्री थे, सब कुछ थे, तब बड़ा आपको सब ठीक था। अचानक आपने इतनी बड़ी सनसनी फैलाने की कोशिश, किसी ने सुना क्या? और कोई सुनेगा क्या उनको? मैं समझता हूं राजनीति में आरके सिंह जी ने अपना कद बहुत छोटा कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ मतलब में ये बात बोले हैं। हम तो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। आज 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है घोटाला करके। इस बिहार को अच्छे अच्छे पुल मिल रहे हैं घोटाला करके। आप वो जहां के सांसद थे आरा के, उस आरा की सारी देखिए सड़कें देखिए, कोयलवर पुल देखिए, उनके ना चाहते हुए बन गया। बहुत काम हुआ। मतलब भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं। इतना आदमी को मौका परस्त अवसरवादी नहीं होना चाहिए। आप चुनाव हारे अपनी करनी से, आपने आरा जैसी सीट खो दी और आज आप ऐसी बात कर रहे। उन्होंने अपना कद ऐसा घटाया है ना कि बिहार के लोग आप देखिएगा कभी इनको फूटी आंख में नहीं देखेंगे। दिनेश जी, राहुल गांधी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी हो गया हरियाणा में। आप सब लोग कैंपेन भी करने गए थे हरियाणा, वोट चोरी हो गया। उन्होंने पहले कर्नाटक बेंगलोर के लिए कहा, फिर उन्होंने महाराष्ट्र पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो कह रहे हैं हरियाणा में भी वोट चोरी हो गया। तो उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कैसे है। ये मैं देखता हूं कि जब भी कहीं चुनाव होता है, अगर ये जीत गए तो सब ठीक है, और ये हार गए तो ईवीएम खराब है, वोट चोरी है, धांधली है, सब हो जाता है। भैया तुम्हारी सरकार फिर कैसे बन जाती? बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकार है। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछिए कि अगर वोट चोरी ही हम लोग करते हैं तो हम पूरे भारत में हमारी ही सरकार होती भाई, आपकी तो फिर कहीं बनती नहीं। मैं कुछ बोलूंगा जी। आपको तो पुराना प्यार है। नहीं, एक तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई ठीक है, अगर सिस्टम है तो सबसे पहले तो नहीं, झारखंड बगल में है, इतना दुख हुआ, हम 2 महीना ठीक से मतलब नजर नहीं मिला पाए किसी से। इतनी मेहनत हुई। लेकिन इसके पीछे का अंदर दिनेश, ये जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, इतनी हार 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 हार, तो पार्टी के अंदर से भी तो धक्का मारा जाता है ना। अभी आपन फेस बचाने के लिए ये हमेशा आप याद रखिएगा, पहले इन्होंने क्या कहा था? पहले ये ईवीएम को दोष दे रहे थे, ईवीएम खराब है। उसके पहले ये कुछ और बहाना किए थे कि ईवीएम के पहले ये लोग संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, ठीक ना। अब धीरे धीरे जाके जब बोले कि सब देशवा कुछ सुन ही नहीं रहा है, आज जैसे जैसे ये बात करते हैं ना, एक बार बोले चौकीदार को चोर बना दिया, तो लोग बोले कि अरे बाप। प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, तो उन्होंने उस पे
आरोप लगाए थे राफेल पे, जिसपे आपने आप बताइए, कुछ गाना भी एक बड़ा इनकी बहन का मायका भी जमानत पे है, ससुराल भी जमानत पे है, इनके परिवार को लोग खुदे जमानत पे है। तो जो खुदे चोर है उससे आप माइक लगाइएगा तो चोरी वाला ही बात निकलेगा ना। वो दिन रात चोरी चोरी चोरी, जब यहाँ था सरकार में तो चोरी करता था, ये कोलगेट घोटाला तो घोटाला, तो फलाना घोटाला, खाली घोटालों की सरकार थी, 12 लाख करोड़ का घोटाला। अब सोच रहा है कुछ नहीं हो रहा है, पोखरा में कूद जा रहा है। बताओ, कहीं उसमें शीशा उससे धंस गया होता। वो तो धन्य भाग कि नीतीश जी का पोखरा है, मिनरल वाटर से नहाने वाले पोखरा में नहा ले रहे हैं। क्रेडिट गोज टू मोदी नीतीश। दूसरी बात अंत में बोलूंगा, अब चूंकि दिनेश, अब वो सोच रहा है पार्टी में इनको अभी धक्का मार के निकालने वाले हैं सब। बहुत हो पर कई लोग तो निकल गए ना, कहाँ है गुलाम नबी आजाद, कहाँ कांग्रेस के कितने नेता छोड़ के चले गए, बहुत सारी आपके आगे। नहीं भैया, अब जो बचे हैं ना वो भी इनको धक्का देके भगाएंगे। अब ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हमारी गलती नहीं है, वोट चोरी, फलानी गलती, वोट चोरी। तो जो दिनेश ने कहा उनकी पार्टी में भी कहा जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये लोग चोर हैं, इनकी पूरी जो खानदानी चोरी की पूरी बातें आई हुई हैं, और इसलिए ये अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पार्टी में हमारी इज्जत बच जाए कि भैया देखो हमारी असफलता नहीं है, ऐसा हो गया। ये देश के लोग बहुत समझदार हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, 2500 पहले ना, जब कहीं दुनिया में चुनाव नहीं होता था, तब भी यहाँ चुनाव हो के वैशाली गणराज्य में वोट होता था। यहाँ कोई को आप नहीं समझा सकते। एक अब क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बहुत साल से मैं राजनीति कवर कर रहा हूं, और फिल्म जगत से या स्पोर्ट्स जगत से, हर क्षेत्र से लोग आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पे बयान दे रहे हैं। आपने उनको यदुमुल्ला कह दिया, उन्होंने उसके बाद कुछ और कह दिया। पवन सिंह ने कहा कि वो एक बाप के बेटे नहीं। आपको लगता है कि राजनीति में भाषा, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं आपके किसी बयान पे, तो उस बयान पे टिक जाओ। मैं तो टिक गया, वहीं रुका हूं। आज भी आप पूछ रहे हैं तो आज भी मैं कह रहा हूं कि हाँ मैंने कहा, पर जिस बात पे कहा वो व्यक्ति सुबह दोपहर शाम अपना बयान पलटते जाता है, घूमते जाता है, और वो जितना घूमता है फिर बाकी मीडिया से भी सवाल घूमने लगता है। पर सवाल बेसिक क्या था? आज भी सवाल वही है। आज भी अगर आप उनसे मिलिएगा तो ये सवाल पूछिएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं कि जहां तक हॉस्पिटल की बात है, अयोध्या में पहले हॉस्पिटल बना। जहां तक एयरपोर्ट की बात है, अयोध्या में पहले एयरपोर्ट बना, और उस एयरपोर्ट के बनने से, उस मंदिर के बनने से कितना रोजगार वहां बढ़ा, इकोनॉमी कितना बूम की है, वो उनको पहले जाके पता करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा होके, जैसे मैं यादव हूं, कितना मिला है? हाँ, जैसे मैं यादव हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, और मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, पर मेरे धर्म का अनादर कोई करेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। तो मेरे राम मंदिर के लिए अगर कोई बोलेगा कि वहां मंदिर नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो मैं फिर बोल रहा हूं, आज तक मैं बोल रहा हूं कि वो आरजेडी नहीं, वो भाजपा में भी होता तो मैं उसको यदमुल्ला ही बोलता कि भाई तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि मेरे राम के मंदिर को कोई बाहर से आया, उसने उसको तोड़ दिया। जब मुझे मौका मिला है, मुझे कोर्ट ने आदेश दिया, तो हम लोगों ने राम मंदिर फिर से बनाया है। और तब तुम बोल रहे हो कि अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का। बगल में बना है हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल ही बना, वहां इलाज करवाओ ना। राम मंदिर के जगह ही तुमको क्यों हॉस्पिटल चाहिए? इस बात से दिक्कत है मुझे। मनोज जी, क्योंकि पवन सिंह पहले बीजेपी में आए, उनको पश्चिम बंगाल की जो सीट है वहां से टिकट दिया गया शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। फिर उनसे कहा गया अपना टिकट वापस हो गया। फिर उनको उम्मीद थी आरा या रोहतास से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर वो निर्दलीय खड़े हो गए।
उस वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, उनको पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया, अब वो पार्टी में वापस आए, क्या लगता है आपको? एक तो उनको उपेंद्र कुशवाहा जी ही लाए हैं। पहली मुलाकात उनकी उपेंद्र कुशवाहा जी से हुई, तो ये सब आपकी बात सब ठीक है। उसमें एक बात ठीक नहीं है जो आपने बोला कि उनसे टिकट वापस नहीं कराया गया, उन्होंने खुद आसनसोल लड़ने से मना कर दिया। ठीक है जी हाँ। जी, ही डिनाइड। और उम्मीद तो थी आरा रोहतास, ठीक है, तो देखिए कभी कई बार टिकट का वो नहीं हो पाता है। हमारे आरा में आरके सिंह जी थे उस समय, अब ये थोड़ी पता था उस दिन के आगे चल के ऐसे जो काम पवन सिंह ने पहले किया वो आरके सिंह बाद में कर। नहीं, देखो पवन सिंह का जो निर्णय था वो भाई अपने भविष्य के लिए सब कोई करता है, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तब भी मोदी जी का अपने आप को वो सिपाही ही मानता था, लेकिन उनका डिसीजन गलत था। तो अब वो फिर से उसको करेक्ट कर रहा है, उसको ये समझ में आ गया कि नहीं, मैं भाजपा का था, भाजपा का हूं, भाजपा का रहूंगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा दिल है, और हमारे संगठन के गठबंधन के इतने प्रमुख एलाइज हैं, और उन्होंने उसके चाय पी करके कहा मनु आओ तुम चलो। एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि आप 2009 में गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं। काहे याद दिलाते हो इतना पीछे जाके? नहीं, मैंने कहा कि जनता भूल जाए तो याद दिला। बदमाशी करते हो आप। दिनेश जी का बैकग्राउंड भी थोड़ा सोशलिस्ट रहा। रवि किशन कांग्रेस से जौनपुर से चुनाव लड़ गए, पवन सिंह निर्दलीय लड़ गए। अब ये मान के चलें कि अब चार तो यहाँ हैं, अगर भविष्य में खेसारी लाल यादव इस चुनाव के बाद हारे या जीते, वो तो 14 तारीख को तय होगा, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो आप चारों, क्योंकि आप चारों से वो कहते भी हैं कि मैंने सीखा है, तो नहीं अब तो जो भी डिसाइड करेंगे दिनेश लाल यादव डिसाइड करेंगे। आपने इधर डाल दिया है। नहीं, इसलिए डाल दिया कि थोड़ा सा हीट मूवमेंट हुए हैं, और मैं समझ सकता हूं कि एक राम भक्त दिनेश लाल यादव को जो मन पे चोट लगी है, वो मैं इस लड़के को बहुत दिन से जानता हूं। इनके हृदय में ना, बस समझ लीजिए कि हम सीना नहीं चीर सकते, मगर इनके अंदर सनातन और बड़ी तार्किक बात कर रहे हैं। इनको दुख क्या लगा कि भाई राम मंदिर टूटा तो राम मंदिर बना। नहीं, ऐसे तो बहुत से लोगों ने राम मंदिर को लेके बयान दिए हैं। नहीं, वो सब भारतीय जनता पार्टी करीबी है ना, करीबी था, करीबी है आज भी। अगर इनके सामने आ जाएगा तो कल जैसे हमको मिल गया, तो साथ ही आके पांव छू लिया, तो कुछ इनसे भी मिलेगा तो वही होगा। ये लोग अगर ये सामने मिलेगा तो दिनेश लाल उसको कह थोड़े तो हटो, तुम हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये बहुत बड़ा आदमी है। बात है कि इनके मन को चोट लगी है, ही विल डिसाइड। आप क्योंकि कल तो मनोज जी से उन्होंने मिले, पांव भी छू लिए, आशीर्वाद भी ले लिया। मान लीजिए दिनेश लाल निरहुआ इस चुनाव के बाद 14 तारीख के, हारे जीते कुछ भी हो, अगर वो पार्टी में आते हैं तो आप उनका ले जाकर कहेंगे कि इनको पार्टी में दोबारा लेना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये डिसाइड नहीं करते। आप साथ जाएंगे उनके कि हाँ ये भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे? देखिए, जैसा कि भैया ने कहा कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे भाई ही हैं। माफी मांगेंगे, सॉरी बोले, हाथ माफ कर रहे हो? कुछ माफी नहीं मांगना है, कुछ नहीं कहना है, उनको सिर्फ इतना ही करेक्ट करना था। हमने बोला भी इसलिए कि मेरा ही भाई है, इस बात को समझ जाए कि वो गलत बोल रहा है। मैंने इतना ही कहा था कि सारा विरोध करो, तुम चुनाव लड़ रहे हो, मनोज भैया का विरोध करो, निरहुआ का विरोध करो, पवन सिंह का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, नीतीश जी का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध मत करो। अपना ही समझ के बोला, ऐसा नहीं है वो अभी भी मिलेगा तो गले ही लगेगा, मैं भी उसको गले ही लगाऊंगा, ऐसा थोड़े है। वो भी तो भाई है अपना। राजनीति ठीक है, राजनीति हो रही है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जिस पे नहीं बोलना चाहिए। उसको मैं बार बार जितनी बार हो रहा है, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि तुम सब बोलो, हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाओ, पर राम मंदिर पे मत बोलो। क्योंकि राम मंदिर के विषय पे बोलना है तो पहले उसको जानो, उस विषय को पढ़ो। और जैसे अभी एक आदमी कह रहे थे कि वो कह रहा है कि हम गरीब थे तो हम नहीं पढ़ पाए, तो आज तो अमीर हो ना,
जनता ने, भगवान ने आपको अवसर दिया ना कि आप बहुत पैसे वाले हो गए हैं, तो आराम से बैठो, हफ्ते में एक ही बुक पढ़ो, पहले शुरू करो, यहीं से शुरू करो, राम मंदिर का इतिहास। पता चलेगा राम मंदिर क्या है, भारत का इतिहास क्या है, बिहार का इतिहास क्या है, 2014 से पहले बिहार की हालत क्या थी, 2014 के बाद बिहार कैसा हुआ है, कितना बदला हुआ है, कितनी इकोनॉमी बदली है। रोजगार की बात कर रहे हो तो रोजगार के बारे में पढ़ो, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हो तो हॉस्पिटल के बारे में पढ़ो, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ो कि मोदी जी के आने के बाद कितने संस्थान बने हैं, ये अब तो पढ़ सकते हैं ना। मैं तो यही बात कर रहा हूं, मैं कहा उनको कुछ गलत थोड़े बोल रहा हूं। कोई विरोध, अब कोई राजनीतिक तौर पे जो बयानबाजी है वो ठीक है, राजनीति ठीक है, लेकिन है तो अपना भाई, मैं तो उसको अच्छा ही बोल रहा हूं। बातें तो सब राजनीतिक हैं, बस मन को चोट लगी है वो दूर हो जाएगी। नहीं, अब तो दूर तभी होगी जब वो दूर करें कि राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही होना चाहिए। अगर वो मान ले इस बात को जो सच है, और दुनिया का कोई भी सनातनी हिंदू, चाहे वो यादव हो या कोई बिरादरी का हो, वो ये मानेगा कि राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही होना चाहिए। वो जब तक ये कहेगा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तब तक हम उसके विरोध में हैं। जब वो मान ले कि नहीं राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही होना चाहिए, कोई विरोध ही नहीं है। मुझे क्योंकि जब आप संसद पहुंचे बाई इलेक्शन जीत के, आपका एक पुराना गाना बड़ा फेमस है, जरा क्योंकि आज तक के दर्शकों को आप कर देंगे। और जिस तरीके से आपने करके, बिल्कुल मैंने किया भी था। श्रीमान ने आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे, केहू जवन किया नहीं करके दिखाएंगे। और वो हम लोगों ने करके दिखाया। 2 ही साल अवसर मिला, लेकिन 2 साल में उस आजमगढ़ में हमने यूनिवर्सिटी भी बनवा लिया, वहां संगीत महाविद्यालय बनवा लिया। यही मनोज भैया हैं जिनके सहयोग से मैं इनके पास गया। मैंने कहा कि भैया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। भैया तुरंत चले, रेल मंत्री जी के पास गए। इन्होंने कहा कि भैया ये रेल का जो नया मार्ग है पास करिए, और पास हो गया, वो भी बन रहा है। हम लोग गए नितिन गडकरी जी के पास, हमने कहा हमको आजमगढ़ में रिंग रोड चाहिए, भैया पास हो गया, बना था। तो हमने कहा था कि क्यों जो किया नहीं करके दिखाएंगे, तो करके दिखा दिया। उसको भी आज भी कर रहे हैं। आज भी अगर हम आज सांसद नहीं हैं, ये रियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजमगढ़ के जो वर्किंग है वो दिनेश लाल यादव है। अभी हम लोग इसी चुनाव प्रचार में थे, और मुझे आजमगढ़ से आया कि वो जो आपने पास करवाया था रेलवे लाइन सीधे गोरखपुर आजमगढ़ बनारस को जोड़, उसकी प्रक्रिया सारी पूरी हो गई है, बजट बन गया, सब हो गया है, आप वहां जाकर के इसको करवा दीजिए। तो अब चुनाव प्रचार से सीधे हम दिल्ली जा रहे हैं ताकि हम उसको पास करवा के उसको आगे बढ़वा सके। एक बस अब क्योंकि मैं रैप करना चाह रहा था, मनोज जी, आज तक का आपका सबसे फेवरेट गाना जो आप आज तक के दर्शकों के सामने गाना चाहें? अभी तो सबसे फेवरेट यही चल रहा है। नहीं, ये पॉलिटिकल है। तो अभी तो बात ही सब पॉलिटिकल है। नहीं, नॉन पॉलिटिकल। लेकिन देखिए हमारा जो सबसे टॉप गाना है ना, वो भी हमारे बिहार को छूता है। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो बिहार के बाला, जिया 10,000, बाला मीन्स बेटियां, जिया तू 1000, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, अपने बिहार के एक नया उड़ान दिलाओ ये भैया 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 भैया। फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनावा ए भैया, जो रफ्तार बढ़ल बा और स्पीड बढ़ावा ये भैया, 1 करोड़ युवा के नौकरी रोजगार दिलावा ये भैया, हर जिला में फैक्ट्री स्पोर्ट्स सेंटर बनावा ये भैया। क्या बात। आपको कुछ गुण लगता है, आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आप आज तक के दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? मैं तो भैया का ये गाना अभी वो रिकॉर्ड नहीं किए, अब गा दूंगा तो कोई चुरा न ले, लेकिन जल्दी मैं चाहता हूँ कि भैया रिकॉर्ड करें। जो बिहार वाला है भैया, हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे कि
बिहार, जय बिहार जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। ऋषियों ने कहा, देवों ने कहा, सबने किया सम्मान। तू है भारत की शान, तू है भारत की जान। जय बिहार जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। जय बिहार जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। भारत के एक राज्य हमेशा सदा रहे बलवान। जय बिहार जय जय बिहार, तेरी माटी बड़ी महान। और ये आज तक पे ही इन्होंने गाया। अभी ये रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो इसको जल्दी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई कॉपी कर ले। मेरे को मनोज जी, अब मैं, क्योंकि लास्ट सवाल आपसे है, आप दोनों ही उसका जवाब भी दे सकते हैं। मैं एक बार आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहा था, क्योंकि मुझे आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहा था। तो बातचीत करते 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 आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि आप तो इतने बड़े स्टार हैं, तो आपने कहा जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे अकाउंट में 23 करोड़ रुपया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज जो है हिमांशु भाई 1.5 साल में 11 करोड़ रुपए रह गया। तो ये राजनीति जो है वो देती नहीं है, जो था वो भी ले लिया। तो बिना काम किए जो बढ़ा सकता है वो प्रशांत किशोर ही हो सकता है, कि बिना काम के लिए पैसा बढ़त हो। देखिए, हम सच बताएं, उस दिन आपसे बोले थे, लेकिन आज मुझे लगता है मैं सांसद बनने के बाद 1,11,000 करोड़ का मालिक बन गया। जब किसी सीएम जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 जाता है ना, तो मुझे लगता है मेरे को आ रहा है। जब 60 लाख घर बने बिहार में, मुझे लगा मुझे आया। मेरी माँ हमसे पैसा मांग करके गांव में किसी का घर बनवाती थी। आज माँ कहती है हमारे गांव में कॉलोनी बना था मनोज। जब हमारे यहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है, जब ये चमचमाती, हम अभी गए थे कांवर लेके बख्तियारपुर से सर से पार हुए, मुझे लगता है मैं बहुत बहुत कुछ आ चुका है। अगर हम नहीं आते और हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे हमारा दिनेश नहीं होता, हमारा रवि भाई नहीं आता, पवन नहीं आता, तो आ गए और खिसारी छोड़ के नहीं गए। नहीं कोई बात नहीं, पीछे तो भी साथ में था, अभी गड़बड़ा गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज हमको लगता है कि हमें बहुत कुछ मिल गया हिमांशु भाई, और मैं आज तक भी बोल रहा हूं, हम लोग जीवन में बहुत पैसा मिला है, लेकिन अभी जो खुशी मिल रही है लोगों की ना, जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो कई बार लगता है रेलवे लाइन पे आरओबी, रेल फुट ओवर ब्रिज देख के लगता ही लंदन है कि बिहार है, बट ये बिहार है। और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 14 नवंबर को हम विकसित बिहार की आधारशिला रखेंगे, माने अभी शिलान्यास होई। मतलब इतना सब कुछ क्या है जो कर दिया, ट्रेलर है। तो उसके बाद अब हमको उस दिन बोले जो गया उससे ज्यादा आपको लगता है 1000 टाइम्स हमको मिल गया है। आपने एक सवाल किया ना भैया से कि खिसारी जी उधर चले गए, वो इस अज्ञानता में चले गए कि वो जब जिस फील्ड में थे और वहां से जब राजनीति में आना था, तो उन्होंने ना वो थोड़ा पढ़ाई नहीं किया। अगर वो जानकारी करते, ये जो भैया बता रहे हैं कि इतना सारा काम किया, अगर वो जानकारी करते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं, पर अगर उनको जानकारी होती कि 2 ही साल में 15 करोड़ रुपया तो खाली आजमगढ़ के गरीबों के इलाज के लिए मंगाया मैंने, 15 करोड़ रुपया, तो शायद खिसारी जी ये नहीं कहते कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है और कहीं और नहीं भागते। वो 18,000 करोड़ रुपया हम अपनी लोकसभा में लगा चुके हैं। 18,000 करोड़ हमारे जो हवा में जाती है, एयर में रोड, उसको क्या बोलते हैं, एलिवेटेड रोड, सड़क के ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो हम अपने यहाँ बनाए हैं, जो गडकरी जी के यहाँ बना, जो गुजरात में बना। आज आप हमारी खुशी, हमारे चेहरे को आज तक के उसमें देखिए। आई एम सो मच सेटिस्फाइड। ये हमको बात पूछे, ठीक है, हमको 2015-16 में लगता था कि बड़ा नुकसान हो गए, लेकिन अब हमें लगता है, हालांकि हम उस दौर में हैं जहां अब सांसद रोड के कमीशन के लिए काम नहीं करता, हम अपने क्षेत्र के लोगों को सजाने के लिए काम करते हैं। ये मोदी युग है, बिहार में मोदी जी, नीतीश जी, अब तो चिराग भाई, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, अभी जो छप्पर फाड़
जो सफलता मिलेगी वो सिर्फ इसलिए मिलेगी कि लोगों के दिल में मोदी, नीतीश और एनडीए है। जी, ये थे मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, जिन्होंने हर चीज पर अपने अपने विचार रखे, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जंगल राज हो, राहुल गांधी हो, अपने जो उनके गाए गीत हैं, जो चाहे वो बिहारी है, संस्कारी है, या बिहार रफ्तार पकड़ रहा है, जो इनका अभी चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा जो है एक कहें कि गाना है, ये सारी चीजों पे अपने अपने विचार रखें। और मुझे लगता है कि कुछ मनमुटाव रहा हो, लेकिन खेसारी जी ने ये भी कह दिया कि अगर वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो जरूर उनका स्वागत है, और मिलेंगे तो वो वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते रहे। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना, आज तक।